चैतन्य ज्ञान सागर में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम पोषण चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है सारे का। हम लोग एक एक करके बारी बारी से इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है तथा बोर्ड के एग्ज़ाम जो होंगे वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। तो याद रखिएगा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणुओं में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग ग्लूकोज जो लिखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन के जो है वो कितने परमाणु होंगे, इसको 4, 6, 8, 12 है ना, C6H12O6 है ना, इसमें क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब क्या है, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। क्लियर है, आयोडीन हमें नमक से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये तो बता ही दिया, अभी क्वेश्चन चले गया, री क्वेश्चन हो गया है ना। हरे पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला अगर देखिएगा, अगला जो है, मनुष्यों और अन्य मांसाहारी जंतुओं में किसका पाचन नहीं कर पाता है। यानी मनुष्य और मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें प्रोटीन, सेलुलोज, वसा और इनमें से सभी, यानी कहने का मतलब है सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। बैक्टीरिया, कसकुटा, उसके बाद विषाणु और कवक। यानी परजीवी का उदाहरण जो है वह कौन नहीं है। परजीवी पादप का उदाहरण कौन है, कष्टकुटा है ना, याद रखिएगा। इसमें क्या होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, कष्टकुटा जो है इसका एक उदाहरण है। उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है ये है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लाड़ ग्रंथियाँ होती है। तो आप जानते हैं मनुष्य के मुख गुहा में जो होते हैं 3 जोड़ी लाड़ ग्रंथियाँ होते हैं, मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ये 3 प्रकार की जो है और मनुष्य के लाड़ ग्रंथि पाए जाते हैं। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, है ना, डेंटाइन, इनामेल, अस्थि और क्राउन। तो इनामेल दांत की ऊपरी परत जो होती है, ये कठोर जो परत होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। मुख गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो याद रखिएगा, इसमें अगर देखें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल है ना। तो मुख गुहा में जो पाचन शुरू होता है, आपको बताया कि मुख से ही पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट है ना, यही से कहने का मतलब इसका पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी स्वपोषी जो है पोषण के लिए क्या आवश्यक हो सकता है। यानी पर्णहरित हो सकता है, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, या इनमें से सभी होगा। तो स्वपोषी में प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक जिसको पर्णहरित कहते हैं ये भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी आवश्यक है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सभी। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिएक्टियोजम से। यानी कहने का मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो किससे जो है ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वह CO2 है ना। इसके माध्यम से जो है ये टूटता है, तो टूटने के बाद ऑक्सीजन के रूप में यह निकलता है। तो अगला जो क्वेश्चन है वह ध्यान में रखिएगा। अब जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम जो है किस में पाया जाता है। तो क्लियर है कौन है, इसका जो आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिका में तो नहीं, वर्णी लवक नहीं है ना। और उसके बाद क्या है, श्वेत रक्त कणिका, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का रंग होता है, सिंपल है, क्लोरोफिल कैसा होता है,
हरे रंग का, जिसको हरित लवक भी कहते हैं। कवक में पोषण की क्रिया कौन सा विधि है? कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, यानी कवक जो है वो किस प्रकार से पोषण की क्रिया करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यानी पोषण की कौन सी क्रिया करता है, ये बात जो है आपको ध्यान में रखना है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा याद रखिएगा, इसका क्या होगा कि स्वपोषण नहीं होगा। इसमें जो है स्वपोषण देखिएगा ये भी नहीं होगा, है ना। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं समभोजी नहीं होगा, इसका मतलब इसका होगा मृत्युजीवी पोषण। ठीक है। सड़ी गली चीज़ों पर पोषण होने वाले पौधों क्या कहलाते हैं? सड़ी गली चीज़ों से जो पोषण की क्रिया करता है उस पौधों को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसको कहते हैं मृत्युजीवी पोषण। ठीक है। उसके बाद पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? ये तो बहुत सिंपल है, यानी कहने का मतलब है पौधों में जो है गैसों का आदान प्रदान स्टोमाटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं रंध्र, रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? हम लोग के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है लीवर, जिसको हम लोग यकृत कहते हैं। ये लार ग्रंथि तो नहीं होगा, अमाशय नहीं होगा, थायराइड नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये होगा आपका यकृत, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। अब जो है आगे अगर हम लोग देखेंगे, अगला जो देखिएगा क्वेश्चन जो है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन सा है? यानी प्रकाश संश्लेषण के जो अंग है वो कौन सा अंग हो सकता है, इसको ध्यान में रखना है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है अगर महत्वपूर्ण देखिएगा तो इसमें पत्तियों में जो हरित लवक पाए जाते हैं, पत्ती भी यही है लेकिन उसमें हरित लवक जो पाए जाते हैं ये इम्पोर्टेंट है, जो प्रकाश को स्थिरीकरण करने की कार्य करता है। अगला जो अगर हम लोग देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की इकाई क्या है? यानी कहने का मतलब है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसका इकाई हम लोग किसको कहते हैं, इकाई क्या होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो क्लोरोफिल के अणु जो होता है इसका क्या कहलाता है, इकाई कहलाता है। ठीक है ना, क्लोरोफिल के अणु इसका क्या कहलाते हैं, इकाई कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका यह है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है ना। जैव प्रक्रम क्या है सब लोग जानते हैं, यानी जीवों के अनुरक्षण की क्रिया जो होती है उसको जैव प्रक्रम कहते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन आता है, पोषण भी आता है, श्वसन भी आता है, उत्सर्जन भी आता है। इसका मतलब ये सभी जो है आपको जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषण की विधि है? यानी पोषण का कौन सा विधि हो सकता है? यानी कहने का मतलब स्वपोषण, परपोषण, है ना। तो स्वपोषण, परपोषण ये पोषण की विधि, यह श्वसन की विधि। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य क्या है, क्या करना है? तो पर्णहरित का जो मुख्य कार्य है ये ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो मुख्य कार्य है ये अभी बताएं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है उस क्रिया में प्रकाश को जो स्थिरीकरण करने की जो कार्य करता है वह कौन करता है? तो याद रखिए पर्णहरित करता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? रसायन स्वपोषण क्रिया के अंतर्गत जो है वह कौन आता है, कौन रसायन स्वपोषण की क्रिया करता है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, हरित नहीं, कवक नहीं, शैवाल नहीं, यानी अहरित बैक्टीरिया जो है ये प्रकाश स्वपोषण की क्रिया करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण है, यानी कौन से परजीवी पादप का जो है वह उदाहरण है, याद रखिएगा। तो 24 का जो आंसर हो जाएंगे परजीवी, अभी हम लोग चर्चा किए थे, कशकुटा, है ना। ये कवक नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, विषाणु नहीं होगा, कशकुटा, है ना। कशकुटा जो है ये आपका परजीवी पादप का उदाहरण होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यह है 25 नंबर कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यानी किस प्रकार से ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है? संयोजन क्रिया द्वारा,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, अपघटन क्रिया द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो इस क्रिया में ऑक्सीजन क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का संतुलन जो है वह बना रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आंत रस कहाँ से स्रावित होता है। आंत रस का स्राव जो होता है वह कहाँ से होता है। सिंपल है, आंत रस का स्राव जो होता है अमाशय से नहीं, बड़ी आंत से नहीं, छोटी आंत से, है ना। आंत रस का जो स्राव होता है याद रखिएगा छोटी आंत से होता है। अगला क्वेश्चन है पीत जो है जिसको वाइल कहते हैं, ये कहाँ से स्रावित होता है। तो याद रखिएगा ये अमाशय से नहीं, अमाशय से नहीं होगा, मुख से नहीं, यहाँ से लार ग्रंथि है, अमाशय से जठर रस है, यकृत से पीत रस। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत में ही पित्ताशय पाई जाती है और पित्ताशय से ही पीत रस का क्या होता है, स्राव होता है। अगला जो अगर देखिएगा तो पीत रस इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है, यानी किस इसमें से दिया हुआ है कौन सी भोज्य पदार्थ का जो है पीत रस विखंडन की कार्य करते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसका विखंडन की कार्य करता है, तो याद रखिएगा 28 का जो आंसर हो जाएगा वह आपको जो है वसा, है ना, वसा का विखंडन की कार्य करता है। वसा याद रखिए, वसा, प्रोटीन नहीं, यानी वसा का विखंडन की कार्य करता है। वसा विखंडन की कार्य कौन करता है, पीत रस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पायसीकरण क्या होता है। पायसीकरण किसको कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल बात है, याद रखिएगा। पायसीकरण जो क्रियाएं होती है उसमें क्या होता है कि वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण किया जाता है। इसका आंसर यही होगा, यानी वसा के जो पाचन होता है वह कौन सी क्रिया के माध्यम से होता है। तो याद रखिएगा उसमें पायसीकरण की जो क्रिया होती है उसके माध्यम से वसा का क्या होता है कि विखंडन होता है। जठर रस की अम्लीयता किसके कारण है। जठर रस जो है कि अम्लीयता किसके कारण है। सिंपल है, यानी श्लेष्मा, पेप्सिनोजेन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यही होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसी के कारण जो है इसकी अम्लीयता होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपको, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है। मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है ना। कोशिका के बाहर होता है, कोशिका में होता है, पाचन तंत्र में होता है, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कोशिका के बाहर होता है। मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है, तो कोशिका के बाहर होता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपको इसमें जो क्वेश्चन है अगला जो आपको 32 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है। तो याद रखिएगा अमाशय में जो अम्ल स्रावित होता है उसको HCl कहते हैं। HCl अम्ल जो है अमाशय से क्या होता है, स्रावित होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है प्रांकुर, है ना, प्रांकुर जिसको विली का मुख्य कार्य क्या होता है, यानी कहने का मतलब है विली का कार्य क्या होता है, ये याद रखिएगा। इसका होगा पाचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण। यह छोटी आंत में छोटी छोटी उंगली जैसी क्या होती है, एक प्रवर्ध होती है ना, और इसी प्रवर्ध को विली कहते हैं, विलाई कहते हैं ना। और ये क्या काम करता है, हम लोग का जो भोजन पच जाते हैं उन पचे हुए भोजन को क्या करता है, अवशोषण करने की कार्य करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह क्या होगा कि पचित भोज्य पदार्थों का अवशोषण करता है। बी नंबर इसका आंसर सही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन कौन बदलता है, यानी किसके द्वारा जो है ये जो निष्क्रिय पेप्सिनोजेन जो है वह सक्रिय होता है। बहुत सिंपल बात है, यानी अमाशय में जठर रस का क्या होता है कि स्राव होता है ना, और जठर रस में म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद जो है आपको बताते हैं पेप्सिन या पेप्सिनोजेन जो है उसका तीनों मिलता है तो उससे जठर रस बनता है। याद रखिए जठर रस बनता है। और जठर रस जो होता है
याद रखिएगा जठर रस जो होता है इसमें क्या होता है कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिनो, तो इसको सक्रिय बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे ही भोजन को अम्लीय बना देगा तब पेप्सिनोजन जो है वह सक्रिय होगा और भोजन में प्रोटीन की जो मात्रा होंगे या कहने का मतलब जो भोज्य पदार्थ है उसको पचाने में क्या करता है कि मदद करता है। अगला जो क्वेश्चन देखिएगा, पाचन का उद्देश्य है भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम तत्वों में विखंडन करना। दूसरा है सरलतम भोज्य, दूसरा का ऑप्शन है सरलतम तत्वों को सुचारू रूप से अवशोषण करना, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति, या इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा, पाचन का उद्देश्य क्या है कि भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम तत्वों में विखंडन करना, सही है। सरलतम तत्वों को सुचारू रूप से अवशोषण करना, ये भी सही है। तीसरा क्या कहता है, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करना, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला जो देखिए, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है। छोटी आंत में जब भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। आपको बताए थे कि एक जो है जिसको हम लोग कहते हैं काइम। अमाशय में जब भोजन लेई के आकार का हो जाता है, जब लेई के आकार के होता है तो उसको हम लोग कहते हैं काइम अमाशय में। और जब कहने का मतलब छोटी आंत में भोजन एकदम पानी जैसा, लिक्विड जैसा फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड। तो याद रखिएगा चाइल्ड जो होता है छोटी आंत में जब बचे हुए भोज्य पदार्थ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड कहते हैं। दंत क्षरण क्या है, दंत क्षरण क्या होता है इसको देखिए। दांत का टूटना, डेंटिन इनामेल का है ना मृदुकरण होना, उसके बाद है दांत की सफाई करना, इनमें से कोई नहीं। यानी 37 का जो आपका आंसर हो जाएगा वह डेंटिन और इनामेल क्या होता है कि कमज़ोर हो जाता है, मृदुकरण हो जाता है, नरम हो जाएंगे है ना, और धीरे धीरे करने का मतलब आपका दांत जो है वह ख़राब हो जाएंगे। इसका मतलब इसका आंसर जो होंगे वह कौन होगा, तो याद रखिएगा इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर कौन होगा, बी होगा। अगला जो है दांत के इनामेल जो है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है। दांत के इनामेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है, तो ये सिंपल बात है। यानी कहने का मतलब हम लोग अगर दांतों की अच्छी से सफाई नहीं करें और कुछ मीठे पदार्थ ये सब जो है अगर हम लोग खा लेते हैं और दांतों की अच्छी से सफाई नहीं करते हैं तो ऐसे क्रम में क्या होता है कि जीवाणु जो है, जीवाणु द्वारा एक अम्लीय बना देता है, अम्ल उत्पन्न करता है, और अम्ल उत्पन्न करने के क्रम में क्या होता है कि आपका दांत जो है वह क्या होता है, खराब हो जाते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी ए होगा, जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न अम्ल से हो जाता है मेरा दांत खराब। अगला क्वेश्चन जो है आपको, दंत पलांग कैसे बनता है, यानी दंत पलांग होता क्या है। होता यह है कि हम लोग दांतों को अगर अच्छी से सफाई नहीं करें तो उस पर एक प्रकार की जो है वह परत जम जाते हैं, और वही परत जो होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दंत पलांग कहते हैं। यानी मुंह में खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से जो है एक प्रकार के परत जमते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, दंत पलांग कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन जो है देखिए, ध्यान दीजिएगा, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर जो है वो हो जाता है, कैसे हो जाता है, याद रखिएगा। पेप्टिक अल्सर जो है सामान्य भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी होगा। जब हम लोग लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे आमाशय में जठर रस है ना, और जठर रस में जो है HCl का बारिश होता है, और HCl के बारिश के कारण जो है हमारा जो आंत है वह क्या होता है कि उसमें छिद्र कर देता है ना, और वही छिद्र जो है वह अल्सर हो जाते हैं, उसको अल्सर कहते हैं। तो लंबे समय तक अगर भूखे रहते हैं, खासकर महिलाएं लोग जो ज़्यादा पर्व ये सब करती है, महिला लोग को आदत होता है कि बहुत देर तक भोजन ये सब करेगी, बाद में भोजन करेगी, तो ऐसे कंडीशन में उसको ये सब, उन लोगों को ये सब बीमारी होने की संभावनाएं रहती है। तो व्यक्ति को ज़्यादा समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। अगला जो है सहकारी जीवों, कहता है, अगला देखिए,
अगला क्या कहता है, बहुत सिंपल है। अगला जो है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? तो शाकाहारी जंतुओं में क्या होता है कि साग सब्जी ये सब खाते हैं, तो उसमें कुछ सेलुलोज की मात्रा होती है ना, तो ऐसे कंडीशन में उसको पचाने में क्या होता है कि लंबी समय लगती है। यही कारण है कि शाकाहारी जीवों का आंत की लंबाई जो होता है वह क्या होता है, अधिक होता है, लंबा होता है, छोटी नहीं होता है, मध्यम नहीं होता है, छोटी नहीं होता है, क्या होता है, याद रखिएगा, लंबी होती है, लंबा होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है 42 नंबर, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव जिसका पाचन नहीं कर पाते, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव किनका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो है सेलुलोज का हम लोग पाचन नहीं कर पाते हैं। कहता है इनमें से कौन सा इनमें स्वपोषी कौन है? कौन स्वपोषी हो सकता है जो अपना भोजन बनाता है? हरे पेड़ पौधे, है ना, कीट मछली नहीं, ये भी दूसरे पर निर्भर, ये भी दूसरे पर निर्भर। इसका मतलब है कि स्वपोषी कौन होगा? हरे पौधे जो है वह स्वपोषी है। तो 43 का आंसर जो होंगे वह हरे पौधे होंगे। अगला जो है आपका 44 नंबर है ना, 44 नंबर में देखिए, 44 नंबर क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण इसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो याद रखिए, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका याद रखिए 44 का क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। कहता है हरे पेड़ पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? यानी हरे पेड़ पौधा में रक्षित आंतरिक ऊर्जा जो है किस रूप में रहती है? वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, जल के रूप में, कि मंड के रूप में रहती है? तो याद रखिएगा, मंड के रूप में रहती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में हम लोग रूपांतरित कर देते हैं? तो याद रखिएगा, क्या यांत्रिक ऊर्जा? नहीं, ये तो गति वाला हो गया। जल ऊर्जा? नहीं, ये भी नहीं। रासायनिक ऊर्जा में हम लोग क्या करते हैं? रूपांतरित कर देते हैं। तब तो कहने का मतलब खाद्य पदार्थों का निर्माण हो जाता है। तो 46 का आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन है 47, पौधे नाइट्रोजन किस रूप से प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर याद रखिएगा नाइट्रेट और नाइट्राइट, है ना, यानी दोनों रूप में जो है यह ऊर्जा को प्राप्त करता है। अगला जो क्वेश्चन है, यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। यह जीव जो भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते, कौन हो सकता है? फफूंद, ईस्ट, मशरूम, है ना, इनमें से सभी। यानी कौन जो है, तो याद रखिएगा ये सभी एक कोशिकीय, है ना, परजीवी की भांति जो है वह मृतजीवी की भांति जो है ये सब कार्य करती है। या कहने का मतलब है ये सब जो है अपना भोजन का विघटन शरीर के बाहर करता है। इनमें से सभी हो जाएंगे। कहता है कि यह अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। कौन है अस्थायी प्रवर्ध जो है उसकी मदद से भोजन को ग्रहण करता है? तो बहुत सिंपल है ना। 49 का जो आंसर होगा इगुलिना जो है वह प्रवर्ध के माध्यम से जो है अपना भोजन जो है वह ग्रहण करता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये कूटपात के माध्यम से, अमीबा क्या होता है? कूटपात के माध्यम से अपना भोजन को ग्रहण करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है आपको बता दें, 50 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का, 50 का देख लीजिए। कहता है कि शरीर की सतह से भोजन श्वसन और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण होते हैं। शरीर की सतह से पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण होते हैं। कौन हो सकता है? मच्छर, चींटी, मकड़ी, अमीबा, इनमें से कौन हो सकता है? तो याद रखिएगा 50 का जो आंसर हो जाएगा डी, है ना। यानी कहने के शरीर की सतह से पोषण, श्वसन, उत्सर्जन सारे जो है वह किसका होता है? तो अमीबा का। मच्छर का नहीं होगा, चींटी का नहीं होगा, मकड़ी का नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? अमीबा। आज जितने ही रहने देते हैं, इसका एक पार्ट आज हम लोग किए हैं।
अगले वीडियो में जो है आपका दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा, है ना। अच्छे से सारे देखे होइएगा, आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। अगर अच्छा लगा होगा तो सब लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।